बदलते पहाड़ भाग 10 आपदा और उत्तराखंड। क्या परफॉर्मेंस! बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू चाची, हमने खूब प्रैक्टिस करी थी। क्यों दीदी, कैसी लगी हमारी सरप्राइज परफॉर्मेंस? अच्छा, तो तुम लोग ये कर रहे थे रूम लॉक करके। अब समझ आया। बहुत ही बढ़िया, सुपर से भी ऊपर वाली परफॉर्मेंस थी। थैंक यू। रील डालो अब इसकी, वायरल हो जाएगी पक्का। सरप्राइज परफॉर्मेंस ऑन माय सिस्टर्स वेडिंग, ऐसे लिखना। हाँ वो तो डाल देंगे, पर दीदी अब आप डांस करो। हाँ दीदी, अब आपकी बारी है। ससुराल जाकर हमें थोड़ी ना दिखाओगी, वहाँ थोड़ी ना हमें मौका मिल रहा है आपका डांस देखने का। फिर तो जीरू ही देखेंगे दीदी का डांस। चुप, मम्मी देखो ना, सुबह से छेड़ने में लगे हैं। कोई नहीं, करने दो मजाक, फिर ससुराल जाकर कौन हंसाएगा तुझे। हंसाते कम है ये, रुलाते ज्यादा हैं ये दोनों। मेरी पूरी मेकअप किट का क्या हाल बनाया है इन्होंने, देखो जरा। अच्छा है, अब जा रही हूँ मैं, मुझे इनके साथ कमरा भी नहीं शेयर करना पड़ेगा। पिंकी, ऐसा क्यों कह रही है बेटा? कोई नहीं मम्मी, हम भी खुशी हैं। इसके जाने के बाद इसकी अलमीरा मेरी, और इसका दीवान बेड में अपने बेड से लगा लूंगी। जरूर जरूर, देखना कल विदाई के टाइम पर ना यही खुशी आंसुओं में बदलेगी। आंसुओं का तो पता नहीं, पर पानी जरूर होगा सबकी आंखों में इस बारिश की वजह से। हाँ मम्मी, बारिश तो रुकी नहीं रही, कल तक नहीं रुकी तो क्या करेंगे। पापा वहाँ रोड का हाल देखने गए थे, पूछो ना क्या हुआ। फोन करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, रास्ता साफ हो गया क्या? अरे कहाँ, सड़क टूट गई है। समधी जी का फोन आया था, कह रहे थे बारात लाना मुश्किल हो जाएगा, डेट आगे बढ़ा देते हैं। क्या? अरे नहीं, हमने तो सारी तैयारी कर ली है। हलवाई वगैरह सबकी पेमेंट, मलबा तो हट जाता है, थोड़ा तो रास्ता खुल ही जाएगा कल तक। अरे रास्ता कैसे खुलेगा जब पूरी की पूरी रोड ही मलबे में बह गई हो। अच्छा आप सुनो, मैं उनको अगले महीने के लिए कह रहा हूँ, पिंकी को बता देना। पिंकी बेटा सुन, रास्ता टूट गया है, शादी अगले महीने तक पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या मम्मी, पर हमारा इतना अरेंजमेंट? अरे वो सब मैनेज हो जाएगा, तू उसकी टेंशन मत ले। अब आपदा है, कुछ कर नहीं सकते ना बेटा। शादी पोस्टपोन हो गई? हाँ, अब 1 महीने तक मेरी अलमारी और बेड नहीं हथिया सकते तुम लोग। ओह नो। मलबा गिरना, पुल टूटना, रास्ते बंद हो जाना तो मानो आम बात हो गई है। मॉनसून शुरू हुआ नहीं कि आए दिन आपदा के इतने केसेस सुनने में आते हैं। हमारे उत्तराखंड में ही क्यों ऐसा होता है? क्या ये आपदाएं क्लाइमेट चेंज के चलते और बढ़ रही हैं? क्या मानव हस्तक्षेप भी जिम्मेदार है? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता मेहता और आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। स्वागत है आपका हमारी रेडियो सीरीज बदलते पहाड़ में, जहां हम उत्तराखंड में क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलावों की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा 10वां एपिसोड, आपदा और उत्तराखंड, जहां हम बात करेंगे उन प्राकृतिक आपदाओं की जो हमारे पहाड़ों पर अक्सर टूट पड़ती हैं। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमालय के दिल में बसा हुआ एक अद्भुत राज्य है, लेकिन यह सुंदरता एक नाजुक जमीन पर टिकी है। यह क्षेत्र एक सेंसिटिव सीस्मिक जोन में आता है, जिसका मतलब है यहाँ भूकंप आना आम बात है। 1991 का उत्तरकाशी भूकंप और 1999 का चमोली भूकंप हमें याद दिलाता है कि किस तरह एक पल में सब कुछ बदल सकता है। घर, जिंदगी, आस्था, सब कुछ बिखर जाता है। लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन मॉनसून के साथ हर साल की कहानी बन चुकी है। जमीन खिसकती है, मलबा सड़कों पर आ जाता है, लोगों और वाहनों को बहा ले जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, घंटों तक ट्रैफिक जाम लगते हैं। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट्स यानी बादल फटना और फ्लैश फ्लड्स सिर्फ कहानियां नहीं, सच्चाई बन चुके हैं। अभी सिर्फ एक दिन पहले उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली गांव में 3 क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाली फ्लैश फ्लड ने गली, मकान, होटल और बाजार सब बहा दिया। इस बड़ी तबाही में कई लोगों की मौत हो गई और कितने अभी भी लापता हैं। ये हादसा 2013 के केदारनाथ फ्लड्स की याद ताज़ा कर देता है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 4000 से ज्यादा गांव तबाह हो गए थे।
और 2021 में ऋषि और धौलीगंगा फ्लैश फ्लड, जो एक ग्लेशियल एवलांच की वजह से आया, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान गई और ऋषिगंगा और तपोवन विष्णुगढ़ डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया था। जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस का मसला भी अब एक खतरनाक पहर पर पहुंच गया है, जहां 100 से ज्यादा घर गिरते जा रहे हैं, सड़कों में दरार आ रही है और लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। और सिल्क यारा टनल कोलैप्स, जिसमें कई मजदूर एक जियोलॉजिकल फॉल्ट के ऊपर बने टनल में फंस गए थे। ये सब दर्शाता है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कितनी नाजुक जमीन पर निर्भर है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये नेचुरल डिजास्टर्स सचमुच नेचुरल हैं, या इनके पीछे इंसानी छेड़छाड़ भी एक कारण है? अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, जंगलों का कटाव, बेलगाम टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज के जरिए। जब आपदा आती है तो सिर्फ सड़कें, बिल्डिंग्स और डैम्स नहीं टूटते हैं, जिंदगियां भी खो जाती हैं। किसी की फसल बह जाती है, किसी का घर और किसी का सपना। और सबसे कठिन होता है उन लोगों से मिलना जिन्होंने किसी अपने को खो दिया होता है। इसी विषय पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी आज की पहली एक्सपर्ट डॉक्टर रंजू जोशी से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है मैम आपका हमारी रेडियो सीरीज में। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि उत्तराखंड राज्य को कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा खतरा रहता है और इसके पीछे कौन से भूगोलिक कारण हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य तो आपको पता है कि पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपदाएं आती रहती है, जैसा कि हम टीवी में भी सुनते हैं, हर तरीके से सुनते हैं। इनफैक्ट कल ही उत्तरकाशी वाला जो आपदा थी वो मतलब सभी ने सुनी, बिल्कुल रिसेंट कल जो हुआ था। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण आपदाएं तो आती रहती हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसमें उस प्राकृतिक आपदाओं में मनुष्य का भी हस्तक्षेप हो जाता है, इंक्रोचमेंट मानव का भी होता है, तो वो आपदाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की, तो उत्तराखंड में जैसे भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, बहुत ज्यादा होता है, छोटे छोटे जगह पे होता है, बड़ा भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि बड़े लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नैनीताल चले जाओ, अल्मोड़ा चले जाओ, आजकल क्वारब जो है वो बहुत ही फेमस लैंडस्लाइड है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा पा रही है, इतना मुश्किल हो रहा है। लैंडस्लाइड को हम इस तरीके से छोटे रूप में समझ सकते हैं, वैसे तो बहुत वास्ट है लैंडस्लाइड, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी और चट्टाने जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और उसमें क्या होता है, मानवीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जैसे उसको काट करके सड़क बनाना और पहाड़ काटना, सुरंगों का निर्माण करना, पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो ढीली पड़ जाती है, चट्टाने ढीली पड़ जाती है और लैंडस्लाइड होने लगता है। ये बहुत ही मतलब कॉमन आपदा है जो हर छोटी छोटी जगह पे होती रहती है। अब बड़े लैंडस्लाइड हुआ था वो मालपा भूस्खलन था, ऊखीमठ भूस्खलन हुआ, वरुणावत का आपने सुना होगा, वरुणावत भी हुआ था, और केदारनाथ में भी देखिए, वैसे तो वहाँ पर जो है वो झील नीचे आई थी, ग्लेशियर पिघलने के कारण बाढ़ आ गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जब वो बहा के ले गया था तो भूस्खलन करते हुए ले गया, पूरा चट्टानों को बहा करके ले गया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो उत्तराखंड में आए दिन आ रही हैं, रोज इसका सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। दूसरा है भूकंप। अब हम जब बात करते हैं भूकंप की, तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और हिमालयी राज्य है, मतलब पूरा माउंटेनियस रीजन है और बिल्कुल नए माउंटेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं, तो उनमें हलचल होती रहती है, और जो भूकंप के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। उत्तराखंड को इनफैक्ट जो है जोन 4 और जोन 5 में रखा जाता है। जोन 4 जो होता है वो हाई रिस्क जोन होता है, और जो जोन 5 होता है वो वेरी हाई रिस्क जोन होता है। तो हमारा पूरा उत्तराखंड के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जोन 4 और 5 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्वतनाएं हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जब हम टेक्टोनिक प्लेट की बात करते हैं तो वो आपस में घर्षण कर रही हैं, टकरा रही हैं, एक दूसरे के बगल से निकल रही हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे ऊर्जा पैदा हो जाती है। वो ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो वो भूकंप के रूप में निकलती है। अब क्या है, जैसे हम लोगों का जो है वो मुख्य भूकंप, मतलब बहुत रिसेंट बता रही हूँ, बहुत पुराने नहीं बता रही हूँ, 1991 में उत्तरकाशी भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 6.8 थी रिक्टर पैमाने पे, और 1999 में चमोली का भूकंप आया जिसकी रिक्टर स्केल पे 6.4 रही थी। अब बहुत लंबे समय से नहीं आया है तो है तो परेशानी ही, क्योंकि अगर इतने लंबे समय से नहीं आया है तो कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा जो है वो रिलीज नहीं हो रही, कभी ना कभी वो एक तरीके से निकलेगी। तो ये भी एक उत्तराखंड का बहुत ही मुख्य आपदा है। इसके अलावा बादल फटना, आजकल तो बादल फटना जो है वो आम, मतलब बहुत ही ज्यादा कहीं पर भी फट जा रहा है बादल, जब बहुत ज्यादा नमी बादल ले लेता है और वो उस नमी को संभाल नहीं पाता तो बहुत ज्यादा रूप में बारिश हो जाती है, तो उसको हम बादल फटना कहते हैं। और उससे क्या होता है, अचानक बाढ़ आती
आती है, भूस्खलन होता है। तो ये होता है बादल फटना, और ये इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। जितना हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं कि बारिश के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। पहले इतना नहीं सुनाई देता था, आप मतलब बहुत कम सुनते थे कि बादल फट रहा है, लेकिन अब देखिए रोज कहीं ना कहीं हर 2-3-4 दिन में आप सुनते हैं। हम उत्तराखंड की बात नहीं करते हैं, हिमाचल की बात कर लेते हैं, वहाँ भी ये चीजें चल रही हैं। तो बारिश के पैटर्न्स में बदलाव हो रहा है, इसकी वजह से भी ये ज्यादा होता जा रहा है। अब जैसे कल उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आ गई, तो वो जो था उसमें बहुत सारी तबाही हुई। ऐसा तो रोज ही हो रहा है, रोज आता है ऐसा ना, तो रोज हमको सुनने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जंगल की आग, क्योंकि पर्वतीय राज्य तो फॉरेस्ट भी ज्यादा है उसमें, और वहां पर आग लगती है। तो आग लगने के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं। देखो थोड़े टाइम पहले अल्मोड़ा से आगे एक जगह पे आग लगी थी, जिसमें जीव जंतु जो है वो जल गए थे, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये भी एक उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं में हम मानते हैं इसको। इसके अलावा एवलांच होता है, हिमस्खलन, जो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं, बड़े बड़े धंस जाते हैं नीचे। तो इस तरीके की भी आपदाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ग्लेशियर बस्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर बस्ट क्या होते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं। जलवायु में परिवर्तन होता है, गर्मी पैदा हुई और ग्लेशियर पिघले और वो बह गए। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है, इसके कारण होते हैं। भारी वर्षा और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जिससे आपदाओं का खतरा बढ़ जा रहा है। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि इतना सारा यहाँ पर उत्तराखंड में आपदा आपने बहुत मतलब सुनी थी, लेकिन इस रूप में कि हर दिन, हाँ, इस फ्रीक्वेंसी में कि हर दिन कुछ ना कुछ इनमें से कोई ना कोई आपदा आ ही रही है। तो ये जो है ये भूगर्भीय अस्थिरता है हमारी, और इसी वजह से भूकंप और भूस्खलन का खतरा भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जी मैम, क्या आपके हिसाब से आने वाले समय में उत्तराखंड में और अधिक गंभीर आपदाएं आ सकती हैं, और क्या भविष्य में खतरे बढ़ सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर नहीं चीजों को कंट्रोल किया गया तो 100% आपदाएं बढ़ेंगी। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है ना, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि डिटर्मिनिज्म जो था, मतलब नियतिवाद एक धारणा थी जिसमें ये कहा जाता था कि प्रकृति जो चाहे वो कर सकती है, मतलब उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। प्रकृति क्या होती है, बाढ़ आए, भूकंप आए, मनुष्य उसको नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पॉसिबिलिज्म आया, उन्होंने ये बोला कि अगर मनुष्य जो है वो प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपने बड़े एग्जाम्पल दिए कि पहाड़ों को काट करके हमने सड़कें बनाई हैं, हमने अंटार्कटिका में गेहूं उगाए हैं, तो ये मनुष्य ने किया। लेकिन उसके बाद नियो डिटर्मिनिज्म आया, तो उसमें ये था कि मतलब मनुष्य भी अहम भूमिका निभाता है, प्रकृति भी। प्रकृति के नियंत्रण में रहकर अगर मनुष्य काम करेगा तो क्या होगा कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम चला जाएगा तो क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। और अभी आप देखिए एक्सट्रीम हो रहा है। कल जब हमने देखा था धराली गांव में, वहां पे नदी के ऊपर जहां लोगों ने होटल्स बना दिए हैं, मकान बना दिए हैं, टूरिस्ट प्लेस बना दिए। जब इतना ज्यादा इंक्रोचमेंट होगा तो नदी तो अपना रास्ता निकालेगी ही, वो आज नहीं तो कल उसने करना ही करना है। तो जब अनियोजित शहरीकरण होगा, नदी के किनारे मकान बनेंगे, वही लेक व्यू और ये सारी चीजें आप देखते हैं कि टूरिस्ट को जो आकर्षित करता है, तो क्या होगा जब वहां पर इंक्रोचमेंट होगा तो वहां पर ये दिक्कत ही होगी। गलत ढलानों पे मकान बनेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। अगर इसको समय रहते, अगर इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए और काम किया जाए तो शायद ये प्रॉब्लम रुक सकती है। अदरवाइज आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत है। आप यही नैनीताल को आप देख लीजिए, कैसा था नैनीताल। यहाँ से हम लोग जाते थे तो सड़क में कुछ नहीं दिखता था, 1-2 जोलीकोट के पास 1-2 दुकानें दिखती थी। अब आप देखिए रिसोर्ट खुल गए हैं, कैफे खुल गए हैं, जगह जगह पर्वतों को काट काट करके बना रहे हैं। ये वाला लैंडस्लाइड हुआ था ना भुजिया घाट लैंडस्लाइड, तो वहां पर भी जो है वो कितना भयंकर, कितने टाइम रोड बंद रही, घूम करके आदमी जाता था। तो जब इंक्रोचमेंट बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो बाढ़ के साथ बह करके निकल जा रहा है, तो दिक्कत तो होनी ही होनी है। अगर सरकार ने सख्त कानून बनाए और उनका पालन किया तो ही ये आपदाएं कम हो सकती है। रुक तो क्या सकती है, लेकिन कम हो सकती है। जी मैम, जब कोई बड़ी आपदा आती है तो रेस्क्यू टीम्स की किस तरह से तैयारी होती है, वो किस तरह से काम करते हैं, और कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं? सबसे पहले तो रेस्क्यू टीम जो है वो हमारी जो स्टेट की है वो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है जी। उसके अलावा हम सहायता लेते हैं NDRF से। NDRF है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये दोनों टीमें क्या करती हैं, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, बादल फटना, सबके लिए प्रशिक्षित होती है। मतलब उनको
इस तरीके से प्रशिक्षण मिला होता है कि वो सब जगह पे काम करती है, ठीक है। जी। ये बचाव और राहत कार्य करते हैं, आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं, ये आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ही इनको पता चलता है तो ये तुरंत अपनी फोर्स वहां पर पहुंचाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं DMMC उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र है, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ये भी क्या करते हैं, ये सब आपदा का आकलन करते हैं, प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हैं और उसके बाद ये अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं आपातकालीन सेवा की, वो वहां पर आती है, वो अपना रेस्क्यू करती है। ये सारे लोग मिलकर के बचाव कार्य करते हैं, फंसे हुए लोगों को बचाना है, घायलों को मलबे को हटाना है। फिर राहत कार्य करते हैं, उनको भोजन, उनकी जो नेसेसरी नीड्स होती हैं जैसे खाना है, पानी है, कपड़े हैं, उनको रहने के लिए और उनको चिकित्सा सुविधाएं होती है वो मुहैया करानी है। तो ये सारी चीजें राहत कार्य का काम करते हैं। फिर पुनर्वास की बात आती है तो प्रभावित लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना, तो ये काम भी इन सारे लोगों का होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है लोकल जनता, जो वहां की लोकल जनता होती है वो सबसे पहले रिस्पॉन्स कर दिया, क्योंकि सब सारी चीजें बताना और उनको वो लोकलाइट्स होते हैं, उन्हें पता होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देती है, वो खुद भी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी एक छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो भीमताल में हाँ, बस तो सारे के सारे लोग लोकलाइट्स लोग जो हैं वो हैं। उन्होंने बचाया था। तो लोकलाइट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। जी, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति पंत से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्वागत है मैम आपका हमारी रेडियो सीरीज में। धन्यवाद हर्षिता। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्लाइमेट चेंज का प्राकृतिक आपदाओं पर क्या असर पड़ रहा है, और आजकल जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं क्या वो वाकई नेचुरल हैं या उनके पीछे हम इंसानों की भी कुछ जिम्मेदारी है? इस सवाल की शुरुआत करना बहुत आसान होगा क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, प्राकृतिक आपदाओं का तो उस पर असर पड़ता ही पड़ता है। आज बाढ़ है, सूखा है, तूफान और जंगल की आग जैसी जो आपदाएं हैं बहुत ज्यादा तीव्र हो चुकी हैं, बार बार हो रही हैं और बहुत ज्यादा विनाशकारी भी हो रही हैं। अगर हम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 2023 में भारत में जो 86% डेज थे उसमें कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है। उसमें लगभग 3000 लोगों की जान भी गई है और 1.84 मिलियन हेक्टेयर जो फसल है वो भी बर्बाद हुई है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इस पर मानव का क्या भागीदारी है, हमारी एक्टिविटीज की क्या भागीदारी है। तो हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। या पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीजों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, स्पेशली जो हमारा उत्तर और मध्य भारत, वहाँ पर क्या है कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है, हीट वेव्स चल रही होती हैं। अभी जो हमारा अप्रैल 25 वाला टाइम था, अप्रैल के ही महीने में 10 से ज्यादा राज्य ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज्यादा हीट वेव्स चल रही थी। रातें ही इतनी ज्यादा गर्म है कि आप दिन के टेम्परेचर को भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, तो हीट स्ट्रोक्स आता है। स्पेशली हमारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर हैं, जो घरों का काम कर रहे हैं, या जो हमारे किसान हैं जिनके पास दिन का ही वक्त है अपने रोजगार को बढ़ाने का, अपनी आमदनी को बढ़ाने का, उन पर इसका बहुत अधिक असर पड़ता है। क्योंकि अत्यधिक गर्मी में अगर वो काम करेंगे तो उनकी समहाउ हेल्थ ही खराब होगी। अगला, अत्यधिक बारिश हो रही है और जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। हिमाचल का केस, ग्लेशियर्स क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब मैं आपको अभी रिसेंट इंसिडेंट की ही बात करूं तो ये जो संडे गया है हमारी 3 तारीख, हम लोग नैनीताल से हल्द्वानी के लिए आ रहे थे और अचानक 3 बजे बहुत खतरनाक मूसलाधार बारिश होने लग गई। और वो बारिश इतनी ज्यादा थी, हमारे जो गधेरे हैं वहीं से पानी नहीं आ रहा था, पहाड़ से कहीं से भी पानी आ रहा था और इतना हाई प्रेशर पानी था। तो न्यूज में भी ये आया हुआ था कि 4 लोग बह गए, जिनमें से 2 को रेस्क्यू किया गया, 2 लोग अभी मिले ही नहीं है। ये बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है इसके पीछे ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा ही है। अब एक और चीज आती है कि लंबे समय तक सूखा, जो मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है। पिछले सालों की बातें करें तो हमारे भारत का जो लगभग 2/3 खेती योग्य भूमि है वो आज भी बारिश पे ही निर्भर करती है। अब अगर सूखा होगा तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कृषि कैसे होगी, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं या जिनका रोजगार कृषि पे ही निर्भर करता है, उन लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी जो आपदाएं हैं इन्हें हम प्राकृतिक कह रहे हैं, पर क्या ये वाकई में प्राकृतिक हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
जी। इसके अलावा एक हम भूकंप की भी बात कर सकते हैं, हम ज्वालामुखी की भी बात कर सकते हैं, या जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं। ये 3 चीजें हैं जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाओं में काउंट करते हैं। अब मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ज्वालामुखी फटने की घटना यहाँ पर तो नहीं होती, लेकिन अगर हम भूकंप की बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े डैमों का निर्माण हो रहा है। अभी हमारा जमरानी जो अभी डैम है इसका निर्माण हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक जगह पर बहुत ज्यादा पानी का भराव होता है, जी। जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, और उस प्रेशर की वजह से भूकंप आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये जो हमारी आपदाएं हैं वो प्राकृतिक है या नहीं है। अब ये प्राकृतिक नहीं है, हमारे मानवों के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं जिसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो अगर जैसे हम फैक्ट्रियां देखें, हम गाड़ियां देखें, बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला जलाया जाता है, फॉसल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है। और करेंटली 424 ppm लेवल पहुंच चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो सच में बहुत हानिकारक है। और ग्रीन हाउस गैसेस में बस कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती है, उसके अलावा उसमें अन्य ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये गैसेस भी हैं जो रिलीज होंगी और वो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ाएंगी। ये तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं कि इस ग्लोबल वार्मिंग का उत्तराखंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर राइज होगा तो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। अब हम याद करें केदारनाथ में 2013 में हुई आपदा, हम कह सकते हैं कि वो नेचुरल था, एक बादल फटा और बहुत ज्यादा पानी का बहाव आया, वो नेचुरल है। पर हम उसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से जो टेम्परेचर बढ़ा है उससे हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो मेल्ट हुए तो एक्सेसिव पानी का बहाव आया ना, पानी का अमाउंट अचानक से ज्यादा हो गया। उसके बहाव से हमारी यमुना नगर है, गंगोत्री के इलाके हैं, वहाँ पे भयंकर तबाही आई थी और ये बाढ़ का खतरा बन गया था। अब दूसरी चीज है वनों का कटाई, जिसे डिफॉरेस्टेशन भी हम लोग कहते हैं। अब अगर हमारे पास बड़े बड़े पेड़ होंगे तो क्या करेंगे, वो मिट्टी को बांध के रखेंगे, तो हमारी सॉइल क्वालिटी बेहतर होगी। अगर आप पेड़ ही काटोगे, जंगल ही काट दोगे तो मिट्टी तो लूज है, तो अगर बरसात होगी तो वो सब बहकर आएगी और वो आपदा का कारण बनेगी। अब इसकी वजह से होने वाला जल भराव, उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैनमेड है। अब हमने तो कह दिया ना कि लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इंसानों ने उसमें क्या किया, उन्होंने वनों की कटाई करी, जिससे हमारी मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई और ज्यादा आपदा आई। उसके बाद अगली चीजें आती हैं जो हमारा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो हम वाटर लॉगिंग की बात करते हैं। अब जब केदारनाथ की आपदा हुई थी तो जो निर्माण हुए हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो क्या करती हैं, वाटर लॉगिंग करेंगी तो पानी का भराव होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टूटेगा, कमजोर होगा, तो उससे लोगों की जान माल की हानि होगी। अब इसके अलावा एक और चीज आई, अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम से कनेक्ट करने के लिए रोडों का चौड़ीकरण हुआ, पर वो करने के लिए आपने क्या किया, आपने पेड़ काटे। हम लोग जो पहाड़ों पे ब्लास्ट करते हैं, हमने खुदाई करी, जेसीबी से खुदाई हो रही है, तो पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, आप उनकी नींव को हिला रहे हो। और हमारे जो हिमालयन ज्योग्राफी है, जो जियोलॉजिकली जो हमारे हिमालय के पहाड़ बने हुए हैं, ये बहुत कमजोर हैं, क्योंकि स्टिल दे आर डेवलपिंग। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं आपदाओं को। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बस प्राकृतिक ही नहीं है, इनमें हम मानवों का भी बहुत बड़ा रोल है। जी मैम, ये जो बड़े बड़े सड़क चौड़ीकरण और माइनिंग एक्टिविटीज, टनल या डैम निर्माण प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो रहे हैं, इनके शुरू होने से पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये पता चल सके कि कोई पहाड़ या ढलान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को झेल पाएगा या नहीं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारी हिमालयन जियोलॉजी है ना, वो काफी वीक है। तो अब आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करोगे, आप रोड का चौड़ीकरण करोगे, आप माइनिंग ब्लास्ट करोगे, तो इससे तो नुकसान होना ही होना है। क्योंकि जब हमारी मानसूनी बारिश होती है ना, तो ये जो इसकी बुनियाद है ना, इसकी ढीली हो जाती है, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। अब सवाल आता है कि क्या क्या तकनीकें हैं जिनका यूज किया जाना चाहिए। पहली चीज जो है वो है तकनीकों में जियोलॉजिकल सर्वे और मैपिंग। तो इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो जमीन पर जाकर उन चट्टानों के प्रकार, उनकी संरचनाएं, जैसे कि उनमें क्या क्या दरारें हैं, कहाँ पर उनमें जॉइंट्स हैं, और वो जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं ना, वो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी गहराइयों से अध्ययन करते हैं। फिर उनके द्वारा उसके मैप्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद उस पूरा जो क्षेत्र है उसकी पूरी जो भौगोलिक स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं उसमें। तो इससे पता चलता है कि उस जमीन के नीचे कितनी चट्टानें हैं, कितनी मिट्टी है, या उसमें भूस्खलन की कितनी संभावनाएं हैं। फिर उससे आगे जो टेक्निक है वो है जियो टेक्निकल ड्रिलिंग और सैम्पलिंग। अब वहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट साइट्स होती है वहाँ पर गहराई तक छेद किए जाते हैं, बोर होल्स खोदे जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर मिट्टी या चट्टान के जो नमूने हैं, जो सैंपल्स हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। उनकी लैब में टेस्ट किया जाता है। उससे वो जो जमीन है, जो चट्टान है, उसकी जो स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी पोरोसिटी क्या है, उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी क्या है, इन गुणों के बारे में हमें जानते हैं हम लोग जब वो लैब में टेस्ट होते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो जो जमीन है ना, वो जो लैंड है, वो कितना वेट सह सकती। उसके बाद आता है जियोफिजिकल सर्वे। अब वहाँ पर खुदाई नहीं की जाती है, वहाँ पर बिना खुदाई किए जमीन के नीचे की संरचना को समझने की एक तकनीक है जिसमें सेस्मिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसे GPR जैसी विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे जमीन के नीचे की चट्टानों की परतों, पानी के स्तर और किसी भी छिपी हुई कमजोरियां जैसे कहाँ पर खालिस्तान है या कहाँ पर दरारें हैं, इन सब चीजों का पता चलता है। अब उसके बाद जो अगला एनालिसिस होता है वो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है। अब हमने क्या किया, हमने इन टेक्निक से सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। तो जो इकट्ठा किया हुआ डेटा होता है ना, उसका उपयोग करके मॉडलिंग की जाती है और विशेष जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनकी मदद से उसकी स्लोप की स्टेबिलिटी का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इससे जो अर्थक्वेक है या भारी बारिश जैसी स्थितियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्लोप की क्या स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आता है तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसकी यह गणना की जाती है कि प्रस्तावित निर्माण के बाद जो स्लोप है वो कितना स्टेबल रहेगा और उसके खिसकने या गिरने की कितनी संभावनाएं हैं। ऑब्वियसली बात है, अर्थक्वेक होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये टेक्निक की जो मॉडलिंग की जाएगी, इससे ये पता चलेगा कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा भी या नहीं रहेगा। उसके बाद अगला जो टेक्निक है वो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। तो इसमें जो ग्राउंड वाटर फ्लो है, वाटर लेवल है और उसके दबाव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पानी अक्सर ढलानों की स्थिरता को प्रभावित करता है। तो इसको समझने से जो दबाव आ रहा है या भूस्खलन का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो हमें पता चल जाता है। लास्ट आता है रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो इसमें सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन या हवाई तस्वीरों का इस्तेमाल करके बड़े इलाकों का सर्वेक्षण किया जाता है। GIS डेटा को इकट्ठा करके विश्लेषण करने से उसके विजुअलाइज करने में मदद मिलती है। इससे बड़े क्षेत्र में भूस्खलन संभावित जोन, ढलानों की ढाल या वनस्पति आवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती है, जो सुरक्षा योजना बनाने में सहायक होती है। तो ये जो 6 तरीके हैं, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आप जब कभी भी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे होते हो। अब ये तो बात होगी कि टेक्निक्स की जरूरत है। अब हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या ये सारी टेक्निक्स यूज की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपसे 2-3 इंसिडेंट्स अब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहला जो जोशीमठ में लैंड सबसिडेंस हो रहा है, यस, और वो दिसंबर 2022 में हुआ था। हर किसी को पता है, मतलब लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, लोगों के घरों पे दरारें थी। आप रात में सोए हुए हो और अचानक से सुबह आपको आपके घर पे दरार दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों के द्वारा यह हवाला दिया गया कि ये जो हमारा शहर है जोशीमठ है, पहले से ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। एक तो बहुत ज्यादा हमारे धार्मिक स्थलों के बीच का शहर है ना, अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे बन ही रहे हैं। आप जिस जगह पे रहते हो, आप चाहते हो कि आप डेवलप करो, तो लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना दी, पर वो जो लैंड है वो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। अब दूसरा एक और चीज, 4 लेन बनाया। 4 लेन चौड़ीकरण के क्षेत्र में भी क्या हुआ, क्योंकि हमारी चट्टानें तोड़ी गई, उससे आपका जो हिमालय है वो तो वाइब्रेट कर ही रहा है ना, उसमें कमजोरी आ ही रही है। तो ये सब कारण थे जोशीमठ में जो हमारा भूदसाव संकट है। तो ये एक कारण है जोशीमठ में होने का। इसके अलावा वही है कि हमारे जो 4 धाम ऑल वेदर रोड है, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड होता है। जो हमारा मानसून का टाइम है वहाँ पर लैंडस्लाइड तो बहुत है, क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है। और ये आप आए दिन देखोगे कि हमारा बद्रीनाथ मार्ग बंद हो जाता है, हमारा केदारनाथ मार्ग बंद हो जाता है, और बहुत ज्यादा मानवीय संकट तो वहाँ पर उत्पन्न होता ही है, लेकिन लोगों की रोजगार पे भी इसका फर्क इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद उत्तरकाशी की टनल बचाओ अभियान याद है जी। एक माइन में 41 जो हमारे मजदूर थे वो फंस गए थे। तो कितनी टेक्निक्स आई थी, आपने फॉरेन टेक्निक्स की भी हेल्प ली थी, क्योंकि वो पूरी माइन ही जो थी वो पूरी धंस गई थी। हमारी हिमालयन रेंज पर एक और जो पंचेश्वर डैम बन रहा है, जो नेपाल के साथ आप कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में एक भयावह स्थिति है। क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो आप उस नेचुरल फिनोमेना कह सकते हो, लेकिन वहाँ पर डैम बना के उतना ज्यादा पानी को इकट्ठा करना, पानी ही तो रोकते हो डैम के लिए। और ये हमें पता है कि वहाँ से बस 10 किलोमीटर की दूरी में, जिनकी वजह से हमारे उत्तराखंड में बहुत लगातार भूकंप आते हैं, उसका एपिसेंटर उसके पास ही है। ये घटनाएं इस बात पर जोर देती हैं कि उत्तराखंड जैसा जो संवेदनशील हमारा हिमालयन क्षेत्र है ना, इसका बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर ही यहाँ पर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाना चाहिए। जी मैम। जी मैम, एक आपदा के बाद एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है, और जंगल, नदियों और वाइल्ड लाइफ से लेकर हमारे समाज और आर्थिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? तो हर्षिता,
जब कभी भी कोई आपदा आती है तो प्रकृति के संतुलन पर उसका सीधा असर पड़ता है और वो असर काफी गंभीर है। एक तो जंगल और उसकी वनस्पति जो है, वहाँ पर जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं बहुत सारे, है ना, तो बहुत सारे लोगों का आमदनी, उनका जीवन उस वनस्पति पर ही निर्भर कर रहा होता है। तो ये जो आपदाएं आती हैं, इनका हमारे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे जंगल भी जलते हैं, फॉरेस्ट फायर की हम लोग बात करते हैं, हमारे जंगल जल रहे हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, वहाँ पर रहने वाली जीव जंतु हैं, उन लोगों पर भी इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने हाल फिलहाल में हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में सुना था, वहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिफॉरेस्टेशन किया था, कच्ची घनी बागें, हाँ, तो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल्स हो रहे थे जिसमें मोरों की रोने की आवाज थी। तो हम अपने द्वारा किए गए कृत्यों से उन जीव जंतुओं पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पेड़ बोल नहीं सकते पर फर्क तो उन्हें भी पड़ता है। उसके बाद है नदियों या जल निकायों का प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि अगर हम केदारनाथ का ही देखें तो जब आपदा आई थी तो जो हमारी मंदाकिनी नदी है वहाँ पर भारी मात्रा में मलबा आया था, बहुत सारे शव भी तो बह के आए थे और वो पानी तो फिर पीने योग्य ही नहीं रहा। तो ये जो प्रदूषण है जो इन नदियों में हो रहा है, क्योंकि वही पानी लोगों तक पहुँच रहा है, तो ये जो आपदाएं हैं ये हमारे नदियों नालों का प्रदूषण भी कर रही है। इसके अलावा हमारे समाज या उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होगी, बाढ़ आएगी या सूखा हो, कृषि पर उसका फर्क पड़ेगा। जिन लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है उन्हें प्रॉपर आमदनी नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों को सुसाइड भी करनी पड़ती है क्योंकि वो लोग लोन लेके उस कृषि को कर रहे होते हैं। और बाढ़ या सूखा, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अब हम इन्हें प्राकृतिक ही नहीं कहेंगे क्योंकि ये मैन मेड भी हैं। तो ये आपदाएं उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती हैं, जिनके लिए उन्हें इतना बड़ा स्टेप भी उठाना पड़ता है, मतलब जीवन जीने की इच्छा ही खत्म करनी पड़ती है। तो उसके अलावा हम लोग देखें जो लोग मछली पालन करते हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं जैसे उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके हैं, वहाँ पर ये जो भी चक्रवात आते हैं उससे मछुआरों का जीवन प्रभावित होता है। दूसरा, वन आधारित आजीविकाएं भी होती हैं। जब मैंने आपसे कीड़ा जड़ी की बात करी तो बहुत सारे लोग हैं जो लकड़ी, फल या औषधि जैसे ये जो औषधि हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इन पर उनका जीवन निर्भर कर रहा है। तो अगर हमारे ये आपदाएं आएंगी तो इन सब चीजों पर तो असर पड़ेगा, इन पे असर पड़ेगा तो उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ जो मिट्टी की क्वालिटी होती है ना, उर्वरा शक्ति या उसकी गुणवत्ता कहते हैं, उस पर भी गिरावट आती है। सेडिमेंट्री हो जाएगी, सेडिमेंटेशन होगा तो मिट्टी की जो क्वालिटी है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड चेन पर भी तो इस सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो पर्यटन है उसका भी पतन होगा। केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी तो हर किसी व्यक्ति के अंदर एक डर था, तो समहाउ उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे पर्यटन पर। इसके अलावा एक और है, मानव स्वास्थ्य और जीवन पर भी संकट आता है। जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रही थी उसमें 4 लड़के बहे, जिनमें 2 को रेस्क्यू कर लिया लेकिन 2 रेस्क्यू नहीं हो पाए। ठीक है, ये एक इंसिडेंट था जो क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ 2 दिन पहले। मतलब यही चीजें हैं कि मानव जीवन पर भी तो इसका असर पड़ रहा है। 2024 में भारत में जो भी ये मौसमी घटनाएं हुई है ना, इसमें अराउंड 3472 लोगों की जान भी गई है। बिजली गिरती है, उनसे भी लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। पहाड़ों में बादल फटने की घटना तो बहुत आम हो चुकी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे मानव स्वास्थ्य और जीवन पर भी संकट आता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। डायरिया होता है, हैजा होता है और डेंगू हो रहा है। तो ये सारी बीमारियां ही कारण है जिससे मानव का स्वास्थ्य, मानव का जीवन भी संकट पे आ रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और मैं जो कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों की वजह से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखोगे कि हमारा उत्तराखंड का जो NH58 और NH109 है, ये भूस्खलन के कारण आए दिन बंद रहते हैं। तो इस सब चीजों का असर किस पे पड़ेगा? हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जी मैम, एक आम आदमी या जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो डिजास्टर के समय सुरक्षित रह सकें? बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उत्तराखंड के वासी हैं। उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। हमारे 4 धाम है, हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। हमारा छोटा मिनी कश्मीर है, पिथौरागढ़ है ना, फूलों की घाटी हमारे पास है, हेमकुंड साहिब हमारे पास है। तो खूबसूरती उत्तराखंड में कम नहीं है और पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नियम हो, ये हमारे लिए भी है और यहाँ आने वाले पर्यटक के लिए भी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट से जो आने वाली जानकारियां हैं या जो चेतावनियां हैं, उनको हमने सच में उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। मॉनसून का ये जो सीजन है, हमारे फोनों पर डेली टेक्स्ट आ रहे होते हैं, अलर्ट्स आ रहे होते हैं।
तो उन सारे अलर्ट्स को सच में हमें उनमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अलर्ट होगा तो ही आप अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में सोच पाएंगे। जैसे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट करके बिल्कुल आते रहते हैं। हाँ, इसके साथ ही क्योंकि हमारा जो मौसम विभाग है, जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान जिसे IMD भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDME, ये ऐसे संस्थान है जो उपग्रह डेटा, रडार या मौसम मॉडल का उपयोग करके बहुत सटीक पूर्वानुमान देते हैं। तो इन सारी चेतावनियों पर ध्यान देना सबसे प्रभावी है। एक और चीजें हैं कि हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे अलर्ट आ रहे हैं तो स्कूल्स के लिए एक नोटिस निकलता है थ्रू गवर्नमेंट, बट बहुत सारे जो नोटिस होते हैं वो फेक भी होते हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है तो बहुत सारे एप्स हैं जो गलत न्यूज भी फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं इन बिटवीन आवर सोसाइटी। तो हमें इन सब चीजों को बाइफरकेट करना कि क्या सच है क्या गलत है, ये भी बहुत जरूरी है। क्रेडिबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन यस, देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी हमारी जो गवर्नमेंट है, IMD है, उसकी अपनी एक वेबसाइट है, तो आप इन वेबसाइट के थ्रू ही, ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वेबसाइट पे किसी भी तरीके की जो आपदा आने वाली है या जो भी अलर्ट्स है वहाँ शेयर करें और लोगों तक, उन्हीं के थ्रू ही लोगों तक पहुँच पाए। दूसरा, एक रेडियो पे मैं बहुत फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि रेडियो ऐसी तकनीकी है ना जो बिना बिजली के भी चल सकती है, राइट। तो रेडियो के थ्रू भी हम तक ये सारी चीजें पता चल सकती, तो वहाँ पर भी इन सब जो भी अलर्ट्स हैं या ये सारी चीजें हैं, इन सब का सर्कुलेशन होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपना एक आपदा किट अपने साथ ना हमेशा तैयार रखना चाहिए। मेरा अगर घर है तो वहाँ पे एक किट ऐसा रहे जहाँ पर बेसिक नीड्स के लिए, जैसे टॉर्च है, फर्स्ट एड किट है, छोटे बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, जो हमारे रेन कोट्स होते हैं, ये किट हमेशा एक ना तैयार रहना चाहिए। और सेम चीज पर्यटक के लिए भी है। अगर आप अपना एक लगेज लेके चल रहे हो तो एक पोर्शन एक ऐसा हो जहाँ पर ऐसे किट अवेलेबल हो जिसमें आपका फर्स्ट एड हो, कुछ ऐसी चीजें हो, एनर्जी बार्स आती हैं, आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं और आपके पास टॉर्चेस हैं, एक नाइफ है, ये बेसिक नीड वाली जो चीजें जो आपदा में आपके लिए सहायक हो सकती है, ये आपके पास रहें। अब थर्ड चीज आती है सुरक्षित मार्ग और आश्रय की जानकारी। अगर हम लोग कहीं के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है हम ये देखें कि कहीं पे रोड ब्लॉक तो नहीं है या किसी तरीके का भूस्खलन तो नहीं हो रहा है। अगर जस्ट इन केस हम लोग यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और इस तरीके की स्थिति कहीं पे बन रही है तो हमें हमारे नियर बाई क्या क्या आश्रय हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी जो हमारे स्कूल्स हैं उनको आश्रय केंद्र बनाया जाता है। जब किसी जगह पर आपदा आती है तो लोगों को प्रतिस्थापित किया जाता है इन आश्रय केंद्रों में। इसके बाद आते हैं एक और जो एक बेसिक सेफ्टी ड्रिल होती है। अभी ये जो हमारा भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो बहुत जगह पे मॉक ड्रिल्स हो रही थी कि आपको किस तरीके से तैयार रहना है प्रिपेयर्डनेस के लिए ना। तो ऐसे ही आपदा प्रबंधन विभाग जो है ये अर्थक्वेक के टाइम पे भी मॉक ड्रिल्स करती है। जब कभी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी कि उनको बीच बीच में इस तरीके की कि अचानक से अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। इवन दो मुझे याद है कि स्कूल्स में भी ये ड्रिल कभी बीच बीच में करवाई जाती थी। अचानक से फायर अलार्म बज जाता था और बच्चों को सबको बाहर एग्जिट करना होता था। जापान में मैंने सुना है कि वहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं कि वहाँ पे स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम अर्थक्वेक मॉक ड्रिल्स कराई जाती है ताकि उनको अपने आप को बचाना अपने आप ही आ जाए। हाँ, और जो भूकंप के लिए होती है ना तो उस पे एक वो होता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। मतलब किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे आप बैठ जाओ, ठीक है, उसके बाद आप खुद को कवर कर लो, मतलब आप प्रॉपर्ली कवर्ड होनी चाहिए और वहाँ होल्ड करो कि जब तक हिलना बंद नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रैक्टिस है। इन तरीके की प्रैक्टिस का हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि यार आपदा कभी भी आ सकती है। अब अगर हम अभी इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें नहीं पता कि विद इन द सेकंड कब आपदा आ जाए, है ना। तो इन सारी चीजों का अभ्यास होते रहना चाहिए। इसके बाद है संचार योजना बनाए रखना, जो भी कम्युनिकेशन प्लान है, क्योंकि इस दौरान हमारी जो संचार नेटवर्क है वो बाधित हो जाते हैं। हमारे पास जो लैंडलाइन नंबर्स हैं समाव अगर वो चल रहे हैं, क्योंकि किसी एक कम्युनिटी या किसी आश्रय पे अगर आप हैं तो वहाँ पर आपका मोबाइल तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद उसकी बैटरी भी चले जाएगी। तो आपको अपने खास लोगों के नंबर्स कुछ याद होने चाहिए जिनसे आप कम्युनिकेट कर सको। और जिम्मेदार पर्यटन और स्थानीय नियमों का पालन करना। तो जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र है ना उत्तराखंड, इसमें बिना जानकारी के ऑफ रोडिंग या अनाधिकृत ट्रैकिंग से बचें, स्पेशली दिस मानसून सीजन जब बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। बीच में कुछ आया भी था कि एविलांच आया था और कुछ बच्चे फंस गए थे ऊपर। हाँ। और दूसरा, प्रशासन द्वारा लगाए गए किसी भी यात्रा प्रतिबंध का पालन करें, खासकर मानसून के दौरान, ठीक है। और पर्यावरण को साफ रखें और कचरा न फैलाएं, क्योंकि यह जल निकासी को बाधित करता है और आपदाओं को बढ़ा सकता है। तो ये वो अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो आपदा के कारण आती हैं। अब यहाँ पर क्या क्या हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच हर्षिता, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके आए हो, और ये जो आपकी सारी श्रृंखला है ना, ये जिस तरीके से लोगों के साथ पहुंचेगी या जो पहुंच रही है, ये बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड ऑल्सो मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। सुना दोस्तों, हमारे पहाड़ों में आ रही आपदाएं सिर्फ प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही, लालच और अविवेक का परिणाम है। हर बिना सोचे समझे की गई डेवलपमेंट, हर काटा गया पेड़, हर तोड़ मोड़ कर बनाई गई सड़क एक और आने वाली आपदा का आगाज हो सकती है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक जीती जागती संस्कृति से भरी हुई भूकंप और आपदाओं के साये में जीती जमीन है। और अगर हमने इस जमीन को सम्मान और संवेदनशीलता से नहीं देखा, तो कल के इतिहास में हम सिर्फ विनाश के जिम्मेदार लिखे जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जा सकता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसमें बेहतर ड्रेनेज, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए बायो इंजीनियरिंग विकल्प हों। लैंड यूज रेगुलेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सख्त पालन होना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जारी किए जाने चाहिए ताकि समय से चेतावनी मिलने पर लोगों की जान बच सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। गांव-गांव में लोगों को फर्स्ट एड, रेस्क्यू और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सिखाना होगा। एनडीएमए के अंतर्गत बनाए गए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसमें यूएसडीएमए की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये वक्त सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस का नहीं, इंट्रोस्पेक्शन का भी है। अगर हमने अभी भी नहीं समझा, तो कल सिर्फ होटल्स, डैम्स और टनल्स जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी पीढ़ियां भी इस विनाश का बोझ उठाएंगी। उत्तराखंड को देवभूमि कहना आसान है, लेकिन उसे संभालना और सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे थे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM। मैं हूँ हर्षिता। मिलूंगी आपसे अगले बृहस्पतिवार शाम 4 बजे हमारी रेडियो सीरीज बदलते पहाड़ के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और याद रखिए, उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक प्राकृतिक विरासत है। लेकिन अगर हमने समय पर सुधार नहीं किया, तो प्रकृति हर साल हमें एक महंगा सबक देती रहेगी। धन्यवाद।